नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यूथ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पश्चिमी बंगाल के प्रभारी। युवा हैं जिनको युवा आइकान भी कहा जाता है, युवा आंदोलन भी कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन भी चले हैं। वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंदोलन रहा हो, चाहे नौजवानों के हक और हिस्से को लेकर के जो है मांग का आंदोलन रहा हो। जब भी आंदोलन की बात आती है तो शक्ति सिंह का नाम उसमें जरूर आता है। आज हम उत्तर प्रदेश के 70 कोसी लोकसभा में माननीय शक्ति सिंह जी से बातचीत करने जा रहे हैं। शक्ति सिंह जी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पश्चिमी बंगाल के प्रभारी। तो आइए हम शुरू करते हैं पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल के प्रभारी हैं और पश्चिमी बंगाल में आपके कई दौरे भी हुए हैं। आपने लगातार पश्चिमी बंगाल में जो है मेहनत भी किया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं शक्ति सिंह से। जी, आप मेरी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी बंगाल के प्रभारी से हो रही है या छात्र नेता शक्ति सिंह से हो रही है? सबसे पहले तो छात्र नेता है, क्योंकि छात्र नेता एक बार जो बन जाता है वो जीवन भर छात्र नेता रहता है। जी। और पश्चिम बंगाल का प्रभारी अभी संगठन की तरफ से दायित्व मिला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में हम लोग काम कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपना पांव पसारना चाहती है, ममता दीदी को रोकना चाहती है। लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े नेताओं का दौरा भी पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पश्चिमी बंगाल का, और वो एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत कठिन है पनघट की डगर। कैसे आप वहां काम कर पाते हैं शक्ति सिंह? जैसा कि एक कोट है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो जिम्मेदारी होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को मिलती है। जी। तो अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि युवा मोर्चा जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सबसे फ्रंटलाइन वॉरियर वाली टीम। जी। और युवा मोर्चा जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे पहुँच के भी भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ पे पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, और उसका नतीजा अभी 4 तारीख को आपको देखने को भी जरूर आपको क्या मिलेगा। लगता है आप कितनी सीटें पश्चिमी बंगाल में जीत जाएंगे? मेरा अपना मानना है कि हम लोग मिनिमम 25 सीट्स जीत रहे हैं वेस्ट बंगाल में। 25 सीटें आप लोग जीत जाएंगे। जी। फिर 4 के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये एकदम सही है कि पश्चिमी बंगाल में आपने लगातार दौरा किया है, आपने काम किया है, आपने पन्ना प्रमुख तक के लोगों से मिला है। जी बिल्कुल, ये एकदम सही है। लेकिन 25 सीटें थोड़ा सा कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? क्योंकि क्या है कि वहाँ पे ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को ले आके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्थापित करने का काम किया, उससे थोड़ा सा अभी माहौल वहाँ पे खराब मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं 25 सीटों की बात इसीलिए कहा कि थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है। मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ला करके स्थापित किया जा रहा है, वो आने वाले समय के लिए खतरा है कि नहीं? बिल्कुल खतरा है। अगर एक पंथ, एक धर्म के व्यक्ति लोगों को अगर उनके लिए एक नए देश का निर्माण और उसके बाद उन लोगों को उस देश से ले आके और भारत में अगर स्थापित किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनमानस के अधिकारों का हनन हो रहा है और उसको, उनके अधिकारों को बांटने का काम किया जा रहा है। यानी बीजेपी का जो युवा फ्रंट है वो चाहता है कि पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वहां से बाहर किया जाए। बिल्कुल कर देना चाहिए। देखा ये भी जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग जो है पश्चिमी बंगाल के अलावा भारत के तमाम हिस्सों में भी रह रहे हैं। बिल्कुल, उन सबको वापस भेज देना चाहिए अपने देश। हम आपको 70 कोसी लोकसभा में ले आएंगे। 70 कोसी लोकसभा में आप भी लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, आपने काफी मेहनत भी किया, लेकिन आयन मौके पर या एनडीए के घटक दल जो है सुहेल देव पार्टी को टिकट चला गया, डॉक्टर अरविंद राजभर को टिकट चला गया, उसके बाद भी आपके मन में कोई नाराजगी नहीं हुई? आपका टिकट कटा था। संगठन, हम लोगों ने लंबे समय से संगठन में काम किया है और संगठन सिखाता है कि किस तरीके से त्याग और परित्याग करके भी समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और हम सबको मिलके जो 70 साल से जिस तरीके से जो विकास का पहिया रुका हुआ था, पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत तेजी से भारत परिवर्तित हो रहा है, पूरी दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। उसके लिए हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं और
एक एक सीट हम लोग मोदी जी के लिए जिताने का काम करेंगे। सत्तरकोशी लोकसभा में कार्यकर्ताओं की बड़ी नाराजगी थी। पहले तो नाराजगी ये थी कि जुआ खान का टिकट कटा था। दूसरी नाराजगी ये थी कि बड़बोले ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के को टिकट मिला था। इन तमाम विरोधाभास के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी शक्ति सिंह के ऊपर आ जाती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि राजा भैया भी नाराज हो गए, क्षत्रिय समाज के भी लोग नाराज हो गए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी क्षत्रिय समाज के लोगों का मतदान कराना सत्तरकोशी लोकसभा में। जैसा कि आज आप उनके साथ रोड शो भी करने जा रहे हैं 4 बजे क्षत्रिय समाज को लेकर के। आपको क्या लगता है कि आप क्षत्रिय समाज को मनाने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं देशभक्त है, और जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से 370 लागू हुई है, जिस तरीके से ये लागू हो रहा है, और हमारे तो जो प्रेरणा स्रोत है महाराणा प्रताप, उन्होंने भी सर्व जाति को लेकर लड़ाई लड़ी और सबसे प्रथम राष्ट्र को रखा है। उस तरीके से, उस दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग मोदी जी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि सबको जोड़ सके, और जो ये विजय राजा भैया का फैक्टर कितना अंतर डाल सकता है सत्तरकोशी लोकसभा में? राजा भैया नाराज चल रहे हैं। राजा भैया जो है मिर्जापुर में प्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ने के लिए चले गए थे, प्रचार करने के लिए चले गए थे। ओम प्रकाश जी के जो लगातार बयान आ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि सबके मन में दुख और पीड़ा हो रही है, और जनपद में जहां भी जा रहे हैं इस बात की चर्चा है। लेकिन फिर भी आदमी, यहाँ की जनता मोदी जी को देख के, योगी जी को देख के, और ये बहुत लंबे समय तक माफियाइज्म के को सेलिब्रेट करने वाला यहाँ पर लोगों का स्वभाव रहा है, और यहाँ पे गुंडाराज चला है, और जिस प्रकार से योगी जी ने बुलडोजर अपना चलाया, उन सभी चीजों को दृष्टिकोण में देखते हुए यहाँ की जनता एनडीए के लिए। सत्तरकोशी लोकसभा में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना था, लेकिन सेम डे यहाँ के जिलाध्यक्ष सुधीर राय का निधन हो गया और उनका जो है प्रोग्राम स्थगित हो गया। लेकिन चुनाव जीत गए थे। 19 में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था, उसके बाद भी आप लोग चुनाव हार गए थे, और समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार अतुल राय चुनाव जीत गए थे। 2024 के डगर को आप लोग कैसे पार कर पाएंगे? प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हो गया, आज अमित शाह जी का रचना विधानसभा में रोड शो चल रहा है, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे नेताओं के आने के बाद 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा? जी जरूर। अगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर आ रहा है जनपद में, तो जाहिर सी बात है सबका एक अपना वोट बेस है, सबकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। तो सब लोग उनको देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, जो लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो समाजवादी पार्टी और दूसरे दल हैं वो भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको आके वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। जब प्रधानमंत्री का दौरा मऊ में हुआ था, उस समय भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जी जी। और कई तरह की जिम्मेदारियां आपके पास थी, और चर्चाएं तो यहाँ तक थी कि सारी जिम्मेदारियां प्रमुख कार्यालय से ही आपके पास भेजा गया था। जी। लोकल स्तर से आपको ये जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को लेकर के कई परसेंटेज सफलता मिली है, कितना मानते हैं? नहीं, पार्टी संगठन की पूरी व्यवस्था लगती है किसी भी कार्यक्रम के लिए, और यहाँ के जनपद का, मंडल से लेके बूथ का भी कार्यकर्ता जब तक अपनी हिस्सेदारी नहीं तय करेगा तब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और सभी ने मिलके, पूरा संगठन ने मिलके इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने का काम किया है। यानी प्रधानमंत्री का सफल कार्यक्रम माना जाए। जी। रानीपुर में माननीय योगी जी आए थे, उनके कार्यक्रम की सफलता के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। उस क्षेत्र में जो सिंघेल पट्टी में जो कार्यक्रम हुआ था, उससे वहाँ के आसपास में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ और वातावरण बहुत अनुकूल हम लोग के बना। लगातार अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र जी, शिवपाल जी सत्तरकोशी लोकसभा में आ रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में अखिलेश जी ने कहा था कि कन्नौज और सैफई के बाद अगर कोई सीट में जीत रहा हूं तो घोषी जीत रहा हूं। वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस, इसे उन्हें कॉन्फिडेंस कहा जाएगा या वाकई वो चुनाव जीत रहे हैं? आपको क्या लगता है? अखिलेश जी का हर चुनाव मुझको लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इसीलिए कभी भी उनके अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है। और इस बार भी वो जिस प्रकार से बोलना शुरू किए हैं, वो देख के ये पता चल रहा है कि वो हार को अपनी स्वीकार कर चुके हैं
और अब बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आप युवा हैं, अखिलेश यादव भी युवा हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूँ। चुनाव के समय मुझे ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। अखिलेश यादव ने पहले दिन जब इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि उत्तर प्रदेश में 7-9 सीटें हम जीत रहे हैं, 1 सीटें हम दे रहे हैं बीजेपी को। तो सबका संकेत साफ था कि हम बनारस मतलब जो भी मोदी जी को दे रहे हैं। लेकिन ठीक दूसरे दिन जब उनका इंटरव्यू हुआ तो कहा कि नहीं, हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। आपको कितना लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें जीतेंगे? हमारी 70+ रहेंगी सीटें। 70+ रहेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। पहले दिन के इंटरव्यू में 7-9 की बात कही थी, बाद में 80 सीटों की बात कर गए। जब उनकी नैया डूब रही है तो हाँ, कहने में क्या जाता है। तीन सहारा लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के बीच में भ्रम इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है और साफ है कि हम लोग 70+ सीटें एनडीए की उत्तर प्रदेश में आ रही है। 400 पार का नारा दिया गया था। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें पा सकती है? 400 तो बहुत मुश्किल लगता है, 400 के पार भी हो सकता है, 400 के नीचे भी हो सकता है। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? आप संपूर्ण भारत के तमाम प्रदेशों में गए थे। 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है और जिस प्रकार से मैं और प्रदेशों का चुनाव की स्थिति देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 400 के पार नहीं तो 400 के हम लोग आसपास रहेंगे। 350 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विपक्ष हमलावर है कि महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो जो है सिर्फ जो है कांग्रेस और नेहरू की आलोचना करने में लगे हुए हैं। मोदी जी का पिछले 1 महीने में जितने इंटरव्यू रहे, अगर उसको उठा के अगर पूरा उस पर रिसर्च करे विपक्ष, तो उनको समझ में आएगा कि मोदी जी ने कोई भी ऐसा सामाजिक विषय नहीं छोड़ा है। हर विषय पे उन्होंने बहुत विस्तृत में इंटरव्यू दिया और हर विषय के बारे में उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब लोगों को पता चला कि मैं आपसे मिलने और आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि शक्ति सिंह से मेरा भी एक सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं, ये पब्लिक के नौजवानों का सवाल है। आप चुनाव कब लड़ेंगे? आप सदन में कब दिखेंगे? मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदारी मुझको संगठन देगा उसका निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगा और जल्द ही आप लोगों की आवाज़ सदन में भी उठाने का हम लोग काम करेंगे। और बिना सदन में भी जाए हुए हम लोग एक युवा की, गरीब की, मजलूम की आवाज़ लगातार उठाते रहें। और मैं पूरा विश्वास ये दिलाता हूँ कि मऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर कहीं भी कोई युवा तकलीफ में होगा, कोई बुजुर्ग तकलीफ में होगा, तो आप लोग शक्ति सिंह को याद करेंगे। तो सदन में भी और सदन से ऊपर भी जहां तक भी आपकी आवाज पहुंचानी होगी, हम लोग पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। मैं अंतिम सवाल लूंगा। मैंने पहले भी बोला था अंतिम सवाल, लेकिन मैं एक अभी मुझे याद आ गया है। एक जनपद के अंदर बहुत बड़ा घटना घटा था, घोशी में दीवार गिर गया था, लोग मर गए थे और कुछ लोग घायल हो गए थे। तो जो घायल सदर हॉस्पिटल में गए हुए थे, उस समय आप काफी सक्रिय दिख रहे थे और आप लगातार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ठीक नहीं है? स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले ठीक नहीं थी, अब काफी कुछ मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से लगभग हर जिले में, मऊ जिले में मेडिकल हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी दिया गया है। तो अब समय लगता है। पिछले 70 साल में बहुत बदहाल स्थिति थी। पिछला 10 साल काफी काम सरकार ने किया, काफी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। हमने 7 एम्स की थे 70 साल में, हमने 13 नए एम्स बना के दे दिए। प्रदेश में मुझको लगता है कि प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व, ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में हर जगह अब हॉस्पिटल, कॉलेजेस बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 क्षेत्र में मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो आप सुन रहे थे
जुआ तुर्क नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य यूथ के और पश्चिमी बंगाल के प्रभारी शक्ति सिंह को शक्ति सिंह ने बड़े बेबाकी से हर प्रश्नों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया नौजवानों का प्रश्न कि आप सदन में कब दिखेंगे, तो बड़े शॉर्टकट उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि संगठन की जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, और जरूर इन्होंने बताया कि एक दिन मैं नौजवानों का आवाज भी सदन में बनूंगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रही हमेशा देखते रहिए।